वेलकम टू जीके क्लासेस। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो आने वाले जो पेपर है 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जीके वाला, उसमें अपने को काम आएगा। और उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद, ये सारे टॉपिक राजनीति के हैं। तो इन सभी टॉपिकों की अपन वीडियो सीक्वेंस में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, यानी भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है 52, ऐसा कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसका अनुच्छेद कौन सा है भारतीय संविधान में। तो अनुच्छेद है 356। कौन सा अनुच्छेद? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। आगे बात करें तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र को किसे ससूचित करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र को किसे ससूचित करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष को ससूचित करता है। लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र अपना दे रहे हैं, तो सबसे पहले ये लोकसभा अध्यक्ष को जो है बताते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। और बात करें भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो भारत में प्रधानमंत्री कैसा होता है, यानी भारत में प्रधानमंत्री जो है क्या निर्वाचित होता है क्या, या फिर चयनित होता है, या फिर मनोनीत होता है, या फिर नियुक्त होता है। तो भारत में प्रधानमंत्री जो है ना वो नियुक्त होता है। क्या? नियुक्त होता है। भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, न कि निर्वाचित। तो ध्यान रखना है इस बात का। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए। तो 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। और ये प्रश्न जो है पेपर में पूछा भी गया है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। बात करें दोस्तों आगे के प्रश्न की, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित की गई है। तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति जो है किसमें निहित की गई है। तो अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति ने भारत जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद कौन सा है? 53। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो बताओ कि भारत का जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो अनुच्छेद है कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का अनुच्छेद 54 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आता है। कौन सा? अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 52 क्या है, तो उसमें ये राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। और 53 में जो है इसके राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है अनुच्छेद 53 में, और उसका जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है ना वो अनुच्छेद 54 में है। तो ध्यान रखना दोस्तों इस बात का। तो अपन ऐसे वीडियो यानी छोटे छोटे वीडियो में जो है सेकंड ग्रेड का जो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है ना उनकी अपन इसमें बात करेंगे। तो आज राष्ट्रपति की अपन बात कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निरूपित है। यानी राष्ट्रपति के जो निर्वाचन पद्धति है ना, जो कॉलेजियम व्यवस्था है, वह अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अंतर्गत निरूपित होती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसमें संसद और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन है? एक तो संसद भाग लेती है, और राज्य जितने भी है भारत में, उन सभी राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य हैं ना, जो विधायक गण हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और बात करें, इसमें ऐसा भी है कि जो राष्ट्रपति का जो हटाया जाता है ना, तो उसमें विधानसभा के जो सदस्य है वो भाग नहीं लेते। इनको चुनाव करने में तो विधायकों का काम ले लिया जाता है, और राष्ट्रपति के हटाने की तब बात आती है ना, तो विधानसभा के सदस्यों को एक तरफ कर दिया जाता है, यानी विधानसभा के सदस्यों को इसमें नहीं शामिल किया जाता है। जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि क्या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार निर्वाचन का पात्र है? तो हाँ, ये सही है। तो क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार निर्वाचन का पात्र हो सकता है व्यक्ति, तो उस पर कोई ऐसा नहीं है कि वह एक ही बार राष्ट्रपति बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है, यानी भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और बात करें कि पहला जो राष्ट्रीय आपात था, वह था पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरी बार वीवी गिरी ने आपातकाल की घोषणा की, और तीसरी बार जो है किसने राष्ट्रीय आपातकाल पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद ने। और ये उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय। फखरुद्दीन अली जो है ये राष्ट्रीय आपात पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, तो ये ध्यान में रखना। आगे प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की, तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो ये पंजाब राज्य जो है ना, इसमें सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है। 356 अनुच्छेद वाला राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगता है? भारत में, पंजाब में। अगले प्रश्न की बात करें तो संसद को संबोधित करने हेतु राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? तो संसद को संबोधित करने हेतु राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? तो ये कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है जब वह संबोधित करता है संसद को। कौन? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद कौन सा है इसका? अनुच्छेद है इसका दोस्तों 123। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ये ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र देते समय भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, जो राज्यसभा का सभापति भी होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को ऐसे कह लो कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करके देता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति पद का आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है? यानी बात यह हो रही है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके कितने समय बाद राष्ट्रपति के चुनाव करवाना आवश्यक है? तो ये इसका आंसर होगा 6 माह, यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपको राष्ट्रपति के चुनाव करवाने पड़ेंगे अगर राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया तो। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो कहाँ गया अगला प्रश्न है? बात करते हैं, अभी शुरू वाला आ गया। ये रहा, भारत के राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है? तो 6 माह। कितने? 6 माह।
अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 ए और ग की व्यवस्थाओं के अनुसार मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति को ही अधिकार है कि वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। और 72 में भी कौन सा? ए और ग में व्यवस्था ये की गई है कि भारत का राष्ट्रपति जो है ना, वह किसी की जो मृत्यु का किसी को दंड मिला हुआ है तो वह क्षमा कर सकता है। और राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, वह सजा कम कर सकता है। कौन? राज्यपाल। और मृत्युदंड को क्षमा केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है, तो ये ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हों, किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है, यानी किससे एडवाइस ले सकता है? तो ये ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। कब ले सकता है परामर्श? जब ऐसा प्रश्न हो जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो, यानी विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो, ऐसे मामले में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है, तो ये ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो दूसरे चक्कर की गणना से राष्ट्रपति पद के लिए कौन निर्वाचित हुए थे? यानी दूसरे चक्कर की गणना से राष्ट्रपति पद के लिए कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्वाचित हुए थे? तो ये राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिए लिखित नोटिस कम से कम कितने दिन पूर्व प्राप्त होना चाहिए? तो बात करें राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाया जा रहा है या महाभियोग लगने वाला है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पूर्व 14 दिन पूर्व जो है ना, 14 दिन पहले ही उनको बताना पड़ता है कि आप पर महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो लगाई जाएगी। तो कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है महाभियोग के दौरान? तो 14 दिन पूर्व। और महाभियोग के अनुच्छेद की बात करें तो ये 61 अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 61 ये महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है? अब देख लो कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया क्यों जाता है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61, ठीक है ना। और ये लगाया किस कारण लगाया जाता है? तो ये संविधान के अतिक्रमण साबित कदाचार के आधार पर लगाया जाता है, यानी संविधान के अतिक्रमण साबित हो जाता है अगर राष्ट्रपति पर, या कदाचार का जो व्यवहार है वह पाया जाता है राष्ट्रपति का, तो उस समय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। आगे चर्चा करें अगले प्रश्न की दोस्तों, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अपन बात कर चुके हैं। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61। कौन सा? अनुच्छेद 61 के दौरान के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61। और क्षमादान की जो शक्ति है वह अनुच्छेद कौन सा है? 72। और जो राष्ट्रपति पद का जो अनुच्छेद है वह कौन सा है? अनुच्छेद 52। कौन सा? अनुच्छेद 52। और जो कॉलेजियम व्यवस्था है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जो है वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 55। तो इन अनुच्छेद की आप इनको ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो देश के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति होता है। देश की जो सभी जो प्रतिरक्षा बल है ना, भारत के जो सारे प्रतिरक्षा बल है ना, तो उनका जो सेनापति है ना वो कौन है? राष्ट्रपति होता है। और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। अगर राज्यसभा और लोकसभा में किसी संशोधन विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। आगे बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है, यानी संसद में
जो है, एक तो राष्ट्रपति होता है और एक लोकसभा होती है और एक होती है राज्यसभा। तो इन तीनों से मिलकर जो है संसद बनती है। तो ये संसद का अभिन्न हो गया। तो ये सही बात है, संसद का अभिन्न होता है राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति बुला सकता है। अगर कोई मतभेद हो जाए दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर, तो संयुक्त बैठक जो है यह राष्ट्रपति बुला सकता है। तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का प्रभाव संसद के पुनः संवेद होने की तारीख से कब तक रहता है? यानी अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वह कितने समय तक वैलिड रहता है? तो 6 सप्ताह तक। कब तक? 6 सप्ताह की समाप्ति तक राष्ट्रपति का अध्यादेश वैलिड रहता है। जो अनुच्छेद कितना इसका अध्यादेश का? 123। बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति किस प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा का विघटन करने के लिए बाध्य है? तो जिस प्रधानमंत्री को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। इसमें थोड़े प्रश्न ब्लर आ गए हैं, तो अपन कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। पढ़े आप सिर्फ सुन लेना इन प्रश्नों को। तो प्रश्न क्या है? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सन 1952 से 2012 तक सर्वाधिक अध्यादेश किस वर्ष जारी किए गए? यानी 1952 से लेकर प्रथम आम चुनाव से लेकर 2012 तक सबसे ज़्यादा अध्यादेश किस साल में यानी किस वर्ष में जारी किए गए? तो ये किए गए थे 1993। कब? 1993 में सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी किए गए राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना वेतन किस हैसियत से प्राप्त करता है? तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप की हैसियत से अपना वेतन प्राप्त करता है। कौन? उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? यानी इस यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात हो रही है दोस्तों। किसकी? उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। उसके निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं। यानी राज्य की विधानसभा के जो सदस्य है ना, विधायकगण, वो भाग नहीं लेते इसमें। उपराष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ कौन लेते हैं? संसद के सदस्य, यानी सांसद जो है वही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये ध्यान में रखना आप। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति के पद से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कौन सा पद? उपराष्ट्रपति का पद। और वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और ये कहाँ से हैं? ये है राजस्थान से। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो संविधान में उपराष्ट्रपति को क्या कार्य सौंपा गया है? तो संविधान में उपराष्ट्रपति को क्या कार्य सौंपा गया है? तो है राज्यसभा के सभापति का जो कार्य है ना, वो उपराष्ट्रपति का कार्य है। उपराष्ट्रपति को बता दिया गया है कि आपका सिर्फ एक ही कार्य है, वह कौन सा? राज्यसभा का आपको सभापति बनना है। भैरों सिंह शेखावत भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो ये भैरों सिंह शेखावत जो है 11वें उपराष्ट्रपति थे भारत के। कौन से? 11वें उपराष्ट्रपति। और भैरव सिंह शेखावत को बाबू शाह के नाम से भी जाना जाता है और ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो ये अनुच्छेद 75 में। कौन से? अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और व्यक्तिगत रूप से आपको पूछे कि जो मंत्रिपरिषद है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये राष्ट्रपति के
प्रति उत्तरदायी होती है। आगे के प्रश्नों की बात करें दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार के मंत्री कौन से होते हैं? तो ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो है मंत्रिपरिषद में होते हैं। कैबिनेट मंत्री ये अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री कार्यालय किसके अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है ना, ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किस मंत्रालय के? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगले प्रश्न की बात करें, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। कौन सा? अनुच्छेद 76। किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो ये अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं भारत का महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 76। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो संसद का सदस्य नए होते हुए भी उसकी बैठकों में उपस्थित होने का अधिकार रखता है। तो ये कौन होता है व्यक्ति ऐसा कि संसद सदस्य नया होता है? ये संसद का सदस्य, सांसद नहीं होता ये, और उसकी बैठकों में उपस्थित होता है। तो ये कौन सा होता है? ये होता है महान्यायवादी। कौन है? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अनुच्छेद कौन सा नियुक्ति का? अनुच्छेद 76। अगले प्रश्न में असत्य कथन अपने को बताना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, ये सही है क्या? तो ये सही है दोस्तों। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं, तो इसको देखते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषदें भाग लेती है, तो ये इसका राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं, तो ये इसका सही है। सांसद भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। और राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषदें भाग लेती है क्या? तो ये इसका सही ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषदें भाग नहीं लेती, इसमें तो राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभाएं भाग लेती है, तो ये हो गया। तो इसमें विधान परिषदें भाग नहीं लेती है भाई साहब, ये ध्यान आप रखना। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, तो महाभियोग के संदर्भ में असत्य कथन बताना है अपने को। अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है, सही है। विधानसभाएं इसमें भाग लेती है, तो विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेती है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। महाभियोग के दौरान विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, इनको तो सिर्फ जब राष्ट्रपति को चुना जाता है तब ये भाग लेती है। कौन? विधानसभाएं। और महाभियोग के दौरान इनको भाग नहीं लिया जाता। कौन? विधानसभाएं। संसद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, तो ये सही है। महाभियोग राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व से सूचना भेजा जाता है, तो ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ब जो है इसका गलत हो जाएगा। गलत युग्म अगले प्रश्न में है कि गलत युग्म देखना है अपने को, इन अनुच्छेदों में से गलत युग्म देखना है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72, तो ये सही है दोस्तों, अनुच्छेद 72 में ही है। सूचना का अधिकार 78 अनुच्छेद, तो ये सही है। संसद में अभिभाषण का अनुच्छेद 86 अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 86 जो है संसद में अभिभाषण का है, तो ये सही है। और अध्यादेश शक्ति ये 113 में नहीं है दोस्तों, अभी मैंने पहले बताया था, ये 123 अनुच्छेद है इसका। अध्यादेश का जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसका 123 अनुच्छेद है, न कि 113, तो ये ध्यान में रखना। आज का अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के रूप में सर्वप्रथम किस देश की यात्रा की थी? तो ये इसका आंसर है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। यानी राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी थे ना, तो वह राष्ट्रपति बनते ही बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय राजस्थान।